ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। हमने सेंट्रल डॉग्मा मोलेकुलर बायोलॉजी में पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। अब नेक्स्ट क्या है कि प्रोटीन क्या होती है और प्रोटीन का क्या रोल है और प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और इसको हम कैसे अगर हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस हो उससे हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं और इसके अगर और हमें अगर डीएनए की सीक्वेंस की बेस के ऊपर स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, तो इसके अंदर ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे आज कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड, फिर स्ट्रक्चर इसके क्या होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट जो बॉन्ड्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर आगे डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, जो प्रोटीन होती है ना, ये दे आर मॉलिक्यूलर मशीन्स। आपको पता है कि जो एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है ना, जो मेन काम करते हैं सेल के अंदर, वो प्रोटीन्स ही हैं। डीएनए से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, आरएनए से प्रोटीन बनती है, लेकिन एक्चुअली द फंक्शन जो करना होता है ना, वो सारा का सेल के अंदर दे आर परफॉर्म्ड बाय द प्रोटीन्स। सो ये क्या करती है कि इसका मेन रोल, दो तरह की प्रोटीन होती है, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। और नॉर्मली जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर, दे आर नॉर्मली प्रोटीन इन नेचर। अच्छा, प्रोटीन जो है दे नॉर्मली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स किसके होते हैं? अमाइनो एसिड्स के। अब डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड चेन के थ्रू दे कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटीन। ठीक है, अगर आप अमाइनो एसिड्स का देखें तो इसकी जो मेन स्ट्रक्चर होती है ना, उसके अंदर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक होता है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और एक नीचे इसके आर ग्रुप जो जिसके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के कार्बन एटम की अरेंजमेंट होती है। उसी वजह से ये डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते हैं। एक इसका मेन इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक तरफ इसके कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और इस तरह डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में एक पेप्टाइड चेन के साथ ये लिंक होते हैं। और इनको लिंक कौन करता है? जब ये प्रोटीन बनती है राइबोसोम्स के अंदर। अच्छा, कि दुनिया में कुछ 20 तरह के डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, और जिस तरह हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एटीजीसी है जिससे डीएनए बनता है। सिमिलरली जो अमीनो एसिड्स हैं वो 20 तरह के हैं और हर अमीनो एसिड को एक डिफरेंट लेटर के साथ अगर हमने आगे देखना है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर और इसका एनालिसिस कैसे करना है, तो उसके लिए हर अमीनो एसिड्स को एक स्पेसिफिक लेटर के साथ हम वो करते हैं। अच्छा, प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इस तरह ये इसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ये इसका अमीनो ग्रुप, ये सी और ऊपर आर ग्रुप, प्लस ये प्रोटीन है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये दोनों आपस में जब बनते हैं तो एक चेन आपस में रिएक्शंस होते हैं और इस तरह ये प्रोटीन बनती है। अब डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं। इट डिपेंड्स के एनवायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक कि कौन सी प्रोटीन कहाँ एक्सप्रेस होनी है। ये वो जीन्स की एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो इसको बताते हैं। ठीक है, फिर आगे डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं। कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं और कुछ ग्लैबुलर प्रोटीन्स होती हैं और इस सब की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं। और जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होती हैं जो नॉर्मली वाटर टेक्सचर्ड होती हैं।
जी बच्चों, तो जो अमाइनो एसिड, यस सर। एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये सारी हमने बात कर ली अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। अच्छा, फिर आगे ना अमाइनो एसिड भी डिफरेंट तरह के होते हैं। उसकी मेन कुछ होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ होते हैं जो पोलर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो ऐसे भी होते हैं जिसके जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंट उनका जो नॉन पोलर्स हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और उसके ये है ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, वेलिन, ठीक है। और इस तरह कुछ है जिसके ऊपर एरोमेटिक है, आर ग्रुप होता है। ये नॉर्मली इसके बेंजीन रिंग होता है इसके साथ इन अमीनो एसिड्स के अंदर। और फिर कुछ अनचार्ज होते हैं, पोलर होते हैं, और कुछ होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इस तरह कुछ होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होती है। एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सबसे प्रोटीन जब सबसे पहले बनती है ना, तो वो अमाइनो एसिड्स आपस में अरेंज कर किए होते हैं, तो उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। लीनियर नॉर्मली क्या होती है, वो लीनियर अमाइनो एसिड्स की होती है वो चेन, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना, उसके अंदर डिफरेंट जो अमाइनो एसिड है, फर्ज किया नेगेटिव जो है, नेगेटिव के साथ अगर दो मिलते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक एक के अंदर नेगेटिव है, एक साथ वाला पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। सिमिलरली जो एसिडिक है वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो एक किस्म की ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ना नॉर्मली दो चीजें होती हैं। कुछ कुछ जो अमाइनो एसिड्स है वो मिलके हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और कुछ वो बीटा शीट्स, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि ये दोनों क्या चीजें होती हैं। और फिर डिफरेंट बीटा शीट्स और हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो जिसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। उसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। उसे क्या कहते थे? टर्शरी स्ट्रक्चर। और और इसको ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है। अगर बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में मिले तो एक क्वार्टरली स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये आपको अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, ये मैंने जिस तरह बताया कि आपको ये डिफरेंट जिसके जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, फिर कुछ होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, कुछ अच्छा, ये चीजें सारी की सारी आपस में मिलकर वो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बना देती हैं। अच्छा, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर नॉर्मली मैंने जो जो होती है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और इसकी अभी ये रिसेंटली जो प्रिपेयर होती है राइबोसोम्स के अंदर, जो स्ट्रक्चर प्रोटीन की बनती है, सबसे पहले वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो स्ट्रक्चर है उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है, और वो मिलकर एक एक हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं सम टाइम। और कुछ अमाइनो एसिड्स है वो आपस में बॉन्ड बना के वो बीटा शीट्स, वो आगे मैं इसको बताता हूँ दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे होती है। अच्छा, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती हैं, ये मैनी बीटा शीट्स और मैनी अमाइनो जो होते हैं ना अल्फा हेलिक्स, वो आपस में मिलकर वो एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो नॉर्मल जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, ये 3D स्ट्रक्चर होती है एक पॉलीपेप्टाइड की। और क्वार्टरली स्ट्रक्चर जो है, जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स वो मिलकर एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आगे ये इसके अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिस तरह ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, फर्ज किया कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन के साथ अगर ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। और ये डिफरेंट तरह के ये फिर साई बॉन्ड्स हैं, ओमेगा बॉन्ड्स हैं, कार्बन वन, नाइट्रोजन वन। तो ये इस तरह के डिफरेंट साइड चेन्स, हेलिकल स्ट्रक्चर्स जो है, उसके अंदर डिफरेंट जो है ना अमाइनो एसिड्स, वो आपस में मिलकर डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। ये देखें अल्फा हेलिक्स,
जो अल्फा हेलिक्स मैंने बताया था, जो जो नॉर्मली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है, दे आर द क्वाइल्ड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ मेनी प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल चेन ऑफ अमीनो एसिड। और फिर ये कैसे स्टेबलाइज होते हैं? बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये नॉर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती है। कुछ अमीनो एसिड उनकी अरेंजमेंट आपस में मिलकर अल्फा हेलिक्स बना लेती है, कुछ ऐसी होती है जो बीटा शीट्स बनाती है। ये देखो, जो कुछ अमीनो एसिड्स हैं वो अगर वो इस तरह उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो आपस में मिलकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड्स बना लेते हैं, और वो एक जिस तरह कपड़े की शीट्स होती है, इस तरह की वो स्ट्रेट शीट्स बन जाती हैं। और ये, लेकिन जब हम उसको देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आप इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर्स बनती है। ये देखिए, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। ये जो आपको डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स आती हैं, उसके अंदर फिर पता होता है ये हेमोग्लोबिन या टेट्रामर है, कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सब यूनिट्स, अल्फा एंड बीटा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, एंड हेमोग्लोबिन इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होती है? जो पानी से प्यार करती है। पानी इसके और एक हाइड्रोफोबिक है जो जो पानी से दूर भागती है। अच्छा, ये आप डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको प्रोटीन की नजर आ रही है, हिस्टिडीन, हीम ग्रुप, ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स। और इस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स क्या है। और अच्छा, अब डिफरेंट डोमेन्स क्या होती है? बच्चों बताओ, व्हाट आर डोमेन्स? हेलो। सर जी डिफरेंट स्ट्रक्चर के बनेंगे। अच्छा, जो डोमेन्स है ना, वो पार्ट ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। पार्ट ऑफ प्रोटीन, जिस तरह अगर डिफरेंट डोमेन्स मिलके एक प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। डोमेन का मतलब है एक पार्ट प्रोटीन का जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फर्ज क्या, अगर हमारी बॉडी एक प्रोटीन हो, तो अगर हैंड को हम कहेंगे कि इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, माउथ का एक अलग फंक्शन है। इसी तरह जो प्रोटीन्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? डोमेन्स की। हर डोमेन का एक फंक्शन है। फर्ज क्या, एक प्रोटीन है, उसने बाहर से सिग्नल लेना है। फर्ज मेम्ब्रेन की वो प्रोटीन है, वो क्या करती है? बाहर से सिग्नल लेने के लिए उसे रिसीवर डोमेन कहेंगे, जो बाहर से कोई सिग्नल ले रही है। फिर सिग्नल को मेम्ब्रेन से इनसाइड तो ट्रांसफर कर रही है, वो एक दूसरी डोमेन है, उसे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कहते हैं। फिर तीसरी उसकी एक और डोमेन है जो कि नीचे सिग्नल को ट्रांसफर करती है, ठीक है, वो नॉर्मली काइनेज डोमेन होती है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट डोमेन जो है वो आपस में मिलकर एक प्रोटीन का फंक्शन अदा करती है। अच्छा, अब डोमेन की फर्दर डिवीजन, डोमेन किसकी बनी होती है? उसे हम कहते हैं मोटिफ। मोटिफ क्या होते हैं? वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, अरेंजमेंट होती है। लेकिन मोटिफ जो है वो अकेला काम नहीं करता। डिफरेंट मोटिफ मिलके जब तक डोमेन नहीं बनाते हैं तो काम नहीं, कोई भी काम नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं जिस तरह हमारी बॉडी सेल्स की सर रिपीट कर देंगे बात। सबसे छोटा यूनिट हम कहते हैं मोटिफ, ठीक है। पर ये 4 अमीनो एसिड मिलके एक मोटिफ बना रही है, जब 5 अमीनो एसिड मिलके। अच्छा, फिर डिफरेंट मोटिफ्स मिलकर क्या करते हैं? डोमेन बनाते हैं जो काम करता है। फर्ज किया वो काम करने वाला जो यूनिट है प्रोटीन का, वो डोमेन है। मोटिफ जो है, डिफरेंट मोटिफ मिलकर डोमेन बनाते हैं, और डिफरेंट डोमेन्स मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। लेकिन मोटिफ अकेला, फर्ज किया हमारे पास अकेला एक मोटिफ होना, फर्ज किया हमें पता है कि 10 अमीनो एसिड आपस में मिले तो एक मोटिफ बनता है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर सिर्फ एक मोटिफ हो, तो वो कोई काम नहीं करती, ठीक है। काम को कौन करेगा? जब तक वो डोमेन ना बन जाए। फर्ज के 4 मोटिफ मिलकर एक डोमेन बनाती है, ठीक है। अच्छा, इस तरह एक भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हो जाए तो फिर क्या होते हैं कि डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं प्रोटीन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से प्रोटीन काम
नहीं कर सकती। अभी मैं आपको ये थोड़े से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं वो बताता हूँ कि कैसे हम प्रोटीन की आपको पता है कि अगर हम एनसीबीआई में जाएं, क्या है एनसीबीआई? ये डेटाबेस है। इसके अंदर हम अगर जाएं जीन के अंदर, फर्ज किया मैं इधर लिख लूं ACS1, ये एक जीन है जो कि इथाइलिन पाथवे के अंदर यूज होता है, ठीक है। क्या नाम है इसका? ACS1। जहां हम इसको न्यूक्लियोटाइड में चले जाते हैं, फर्ज किया और हम सिर्फ प्लांट स्पेसिफिक ACS1 के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, अब ACS हमने लेना है नॉर्मली, हम अगर हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनानी है तो वो फुल लेंथ ऑपरेटिंग फ्रेम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस होना चाहिए उसका। फर्ज किया ये 4 नंबर जो है ना, ये प्रूनस, प्रूनस किसे कहते हैं? क्या होता है प्रूनस? ये प्लांट्स ही हैं जो कि फ्रूट प्लांट है। अच्छा, तो इसको ये देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ कंप्लीट सीडीज। कंप्लीट सीडी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी सीक्वेंसेस है ना, उससे प्रोटीन पूरी बन रही है, पूरी कोडिंग सीक्वेंस है इसके अंदर, पूरा ऑपरेटिंग फ्रेम है इसके अंदर, और उस पूरा ऑपरेटिंग फ्रेम से आगे भी पार्शियल सीक्वेंस नहीं है। जिस तरह ये है, इसके अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस मिसिंग है, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी है। इसको हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपने इसको क्लिक किया। अब यहां पर आपको अंदाजा, मैंने पहले ही बताया था कि ऑपरेटिंग फ्रेम किसके साथ स्टार्ट होता है? जीन के कितने पार्ट होते हैं? सर 3 पार्ट होता है प्रमोटर, ऑपरेटिंग फ्रेम और टर्मिनेटर, और ठीक है। टर्मिनेटर। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास ये जो 165 से लेकर 155 1577 तक क्या है हमारे पास? पूरा एक ऑपरेटिंग फ्रेम है, जीन है, कोडिंग सीक्वेंस है। जो 165 है वहां पर स्टार्ट कोडॉन होना चाहिए, और 1577 के ऊपर क्या होना चाहिए? स्टॉप कोडॉन होना चाहिए। और ये इससे प्रोटीन बन रही है, ये वाली, ये देख, ठीक है। ये क्या है? इसकी ये प्रोटीन है। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ये मिथियोनिन है, ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, हर एक को एक लेटर दिया गया है। जिस तरह एलानीन को ए कर दिया, फिर ल्यूसीन, फिर आइसोल्यूसीन, हर सारे का ना एक डिफरेंट। और इसकी जो डीएनए की सीक्वेंस है वो यहाँ नीचे पड़ी हुई है। अब डीएनए की सीक्वेंस का मतलब 165। अब ये देखिए 121, 131, 141, 151, 161, एटीजी। ये देखो यहाँ पर एटीजी आ गया। इट मीन यहां से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट कोडॉन। इससे पीछे क्या है? प्रमोटर रीजन। क्या है इसके अंदर? प्रमोटर रीजन है इसके पीछे। अच्छा, अब यहां से लेकर हमारा कहां तक स्टॉप कोडॉन है? 1577, 161, 171, और ये देखिए टीजीए। ये यहां तक क्या आ गया इसका? अच्छा, अब आप इसको अगर हम एक फास्टा फॉर्मेट, आपको आपने पता है ना फास्टा फॉर्मेट क्या होता है? जी सर। अच्छा, उसके मुताबिक आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, और
अच्छा, अब ये जो प्रोटीन है इसकी ये वाली नीचे इन्होंने प्रोटीन बनाई हुई है, या हम इसी सीक्वेंस को हम प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। बल्कि ये सीक्वेंस है ना, हम हमारी ये वाली फर्ज के ये एक्स बार, ये मैंने पहले भी, ठीक है, और इसके नीचे इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। अच्छा, और इस तरह ये आरपीओएच जीन है एलजी से, ये मैंने एक्स बार 34 जीन है, उसको हम कैसे, अगर इसको हमने अगर वो फास्टा फॉर्मेट में लेके जाना है तो सबसे पहले इसके इसके नीचे ये इस तरह का हम लगाएंगे, ठीक है। और एक्स बार 34 और फिर हम इसको अंडरस्कोर इसका सेशन नंबर जो भी लिखेंगे। अच्छा, और नीचे इसकी क्या बनाई हुई है, प्रोटीन जिंक फिंगर डोमेन। अच्छा, अगर हम इस प्रोटीन का एनालिसिस करें, इसकी एक स्ट्रक्चर बनाए, तो हम वो जिस तरह की वो मैंने बनाई थी, तो हम ना एक ना स्विस मॉडल होता है, स्विस प्रोटीन मॉडल, जिसके अंदर हम इसकी मॉडलिंग करते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्विस प्रोटीन मॉडल, ठीक है। ये एक स्विस मॉडल, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना हम, इसको हम स्टार्ट मॉडलिंग करें, तो अगर हम यहां पर प्रोटीन की सीक्वेंस दे दें, क्या कर दें, प्रोटीन की सीक्वेंस दे दें, तो फिर एक बिल्ड अ मॉडल, तो ये क्या करेगा कि एक प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या करेगा, प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर, जिस तरह वो अल्फा हेलिक्स, वो सारी के सारे बीटा शीट्स, मुझे इसके अंदर ना वो खुद ब खुद ही। अच्छा, अगर आपके पास डिफरेंट प्लांट से आपने कोई प्रोटीन डीएनए की सीक्वेंस आइसोलेट की, अब चेक करना चाह रहे हैं कि इनके दरमियान में डाइवर्सिटी कितनी है, एक तो डीएनए की सीक्वेंस के बेस के ऊपर भी हो जाएगी, फिर हम कर सकते हैं इसकी डाइवर्सिटी, इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर तो नहीं चेंज आई, इसकी बीटा शीट्स डिफरेंट हो गई, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की डोमेन्स के अंदर प्रॉब्लम आ गया, तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये स्विस मॉडलिंग, ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर देगा। ये ना कुछ टाइम लेता होता है, इसके थ्रू ये मॉडलिंग होती है, और ये ना कोई भी डीएनए की हमारे पास है ना सीक्वेंस, उसको हम प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्ज किया किसके थ्रू, ये जो हमारे पास जीनियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फर्ज किया हम क्या करते हैं, ये जो अभी मैंने डीएनए की सीक्वेंस थी ना, ये वाली, ये मैं पेस्ट करता हूं यहाँ स्विस मॉडलिंग के अंदर, ये देखें ACS, ये मैंने ऑलरेडी ये सीक्वेंस यहाँ पर पेस्ट की हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार इसको ना इसे इससे प्रोटीन की सीक्वेंस बन जाए, तो वो कैसे होगी, इसको ट्रांसलेट करेंगे। जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन का मतलब है डीएनए से प्रोटीन का बन जाना। अब ये देखें, ये खुद ही इसने प्रोटीन की सीक्वेंस बना दी इसकी, ठीक है। और यहां से हम इसको प्रोटीन को हम कॉपी करके, ये इसको फिर हमने या आप किसी भी हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस होगी ना, हम यहाँ पेस्ट करेंगे और उसको ये खुद ही बता देगा कि इसके अमीनो एसिड्स कितने होंगे, इसकी प्रोटीन, वो सारी की सारी चीजें। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर हमें जब उसकी स्ट्रक्चर देखनी है, ये देखो स्ट्रक्चर आ गई, ये देखिए उस प्रोटीन की एक ऑपरेटिंग फ्रेम था, और ये अब देखो ये इस तरह की ये स्ट्रक्चर्स आ गई हैं, और हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पीडीएफ को फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे इसको।
फिर हम इसको क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास डाउनलोड हुई है इसको हम कोशिश करेंगे कि ये जो है ना हमारे पास इसके अंदर इसको ओपन करें। अब ये देखें, ये जो इसकी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ना, हम यूजिंग सॉफ्टवेयर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर ये इसको हम आप अपने पेपर में आप अपने थीसिस के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो। फिर डिफरेंट प्रोटीन्स का कंपैरिजन कर सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स हैं और कौन कौन सी उसके अंदर बीटा शीट्स हैं। तो उसकी पूरी की पूरी ना इंफॉर्मेशन आप इस मॉडलिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होगी? हाँ जी, ये देखें, ये अभी ये देखो ना, ये अभी ओपन हो रहा है। मैंने ऐसे चीजें बड़ी खोली हुई हैं इसलिए जस्ट इसे कहते हैं प्रोटीन मॉडलिंग। हर काम करने के लिए ना हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है, फिर वो मॉडलिंग होती है उसके मुताबिक। ये देखें ना, आप ये जो डिफरेंट आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। अभी ये सेव हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है। समझ आ गई कि अच्छा, एक हम ये कर सकते हैं, फर्ज किया अब हमने ना ये चेक करना है कि जो ETR1 जीन है ना, जो टोमेटो है, मैंने बताया था कि कुछ जीन्स होते हैं, फर्ज किया एक जीन है ना, उसकी डुप्लीकेशन हुई। क्या हुआ कि एक जीन, उसकी एक और कॉपी बन गई। एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे वो जीन था, तो जब उसकी एक और कॉपी बनी और वो कॉपी क्रोमोसोम नंबर 5 पे चली गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब नेक्स्ट स्पीसीज आई तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 और जो 7 है उनके ऊपर जो जीन्स हैं उनके अंदर किसी एक के अंदर म्यूटेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरह उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो गई। अच्छा, लेकिन ये दोनों होंगे आपस में होमोलॉग। क्या होंगे? क्योंकि मेजर इनकी जो सीक्वेंस है वो या प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक मिलती जुलती है, ठीक है। अब जिस तरह हम इस मॉडलिंग के थ्रू हमको मालूम कर सकते हैं कि एक प्लांट जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक जो जीन है ना उसकी कितनी, क्योंकि आजकल ना डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आपसे वहां से मिल जाएगा कि पूरे के पूरे जो जीनोम सीक्वेंस हुए हैं, क्या हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो है ना, उसके अंदर 12 क्रोमोसोम्स होते हैं, फर्ज किया तो 12 के 12 क्रोमोसोम सीक्वेंस हुए हुए हैं। अब हमने चेक करना था, चेक करना है, फर्ज किया ये जो है ना डॉफ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक प्रोटीन है, और उसकी डाइवर्सिटी मालूम करनी है कि टोमेटो के अंदर डॉफ रिलेटेड जो जीन्स हैं वो कितने हैं और किस किस जगह पाए जाते हैं। तो वो हम फिर वो कैसे मालूम करते हैं, उसका DNA सीक्वेंस एनालिसिस करके फिर हम चेक करना कि उनके अंदर डिफरेंट डोमेन्स कितनी है, तो डोमेन्स का एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। फिर हम कंपैरिजन बड़ा अच्छा कर सकते हैं कि जो डॉफ की जो एवोल्यूशन है वो टोमेटो के अंदर कैसे हुई, उसकी डिफरेंट फंक्शंस क्या है, बेस्ड ऑन द प्रोटीन की स्ट्रक्चर के ऊपर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
अभी मैं वो जीनियस सॉफ्टवेयर खोलता हूँ दोबारा, ये देखें, सॉरी, क्या हो गया इसको आज? अभी ये ना काम थोड़ा सा ना स्लो हुआ इसका। सर अब ये ऐप हैवी लग रही है। वो असल में मैंने चीजें काफी खोली हुई है ना, इस वजह से मुझे लगता है कि इतनी भी हैवी नहीं है कोई, बड़ा अच्छा है ये, बड़े अच्छे इसके ये बड़ी इसकी 3D स्ट्रक्चर्स आपको नजर आती है, फिर इसके डिफरेंट व्यूज हैं इसके, आपको नजर आता है कि डिफरेंट एटम्स हैं उनका, फिर इवन हर डोमेन्स की स्ट्रक्चर्स, फिर उसका फंक्शंस आपको ना बड़ा पता चल जाता है। तो फिर हमें फर्ज किया हमने अब आपने चेक करना है कि जो ACS1 जीन है या एक्स बार जीन है, अब उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर का देखना है कि यार जो टोमेटो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है और चिली के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंट तरह की ना और जब तक ये शुरू होता है तो मैं आपको ना एक और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ।